Today we will discuss about the entrance examination of AIIMS New Delhi, and we will focus on MSc courses. And I am Ashish, and this is my channel Medico Acme India. So let's start with the introduction. So AIIMS New Delhi provides 3 courses of MSc: MSc Nursing, MSc in Biotechnology, that is M Biotechnology, and other MSc courses. So in 2020, and according to it, what happens कि registration of MSc courses, all MSc courses like nursing, biotechnology and MSc courses of 9 subjects mainly starts from second week of December. So जब हम बात करते हैं इसकी, तो क्या होता है कि इसमें एक पार सिस्टम लॉन्च किया है एम्स वालों ने. तो उसमें क्या होता है कि वो स्टार्ट करते हैं दिसंबर में, उसके बाद फिर फाइनल रजिस्ट्रेशन कब होता है जाके, वो मार्च में होता है. तो आपको अगर आप अपीयर होना चाहते हो इस एग्जाम में, तो क्या होता है कि आपको दिसंबर से ही आपको लग जाना पड़ेगा कि दिसंबर से ही आप तैयार हो गए कि हाँ आप चेक करने लग गए साइट को. और साइट में चेक करने का ये है कि अगर आप सबसे पहले aimsexam.org पे जाओ, वहाँ पे जाके फिर एकेडमिक कोर्सेज में जाके फिर एमएससी सेलेक्ट करो, वहाँ पे आपको सारी नोटिफिकेशंस दिख जाएगी. लॉगिन होने स्टार्ट हो गए, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए, ये सारी चीज़ें आपको डिटेल्स कहाँ मिलेगी? एकेडमिक कोर्सेज ऑन aimsexam.org के साइट पे. ठीक है, तो ये एग्जाम जनरली कब होता है? जून या जुलाई में होता है. ठीक है, नर्सिंग की थोड़ी पहले एग्जाम होती है, क्योंकि नर्सिंग के थोड़े से ज़्यादा बच्चे हो जाते हैं, तो उनको काउंसलिंग करा के फिर वो जल्दी कर देते हैं. ये एग्ज़ाम आपको 1.5 घंटे का होगा, और एडमिट कार्ड आपके बस 10 दिन या 15 दिन पहले एग्ज़ाम के रिलीज़ करते हैं ये. तो अब बात करेंगे हम सीट्स की, कितनी सीट्स हैं और ये कितने डिपार्टमेंट्स हैं जो डिपार्टमेंट हमें एमएससी कोर्सेज में अपने सीट्स प्रोवाइड करते हैं, बच्चों को बुलाते हैं. तो उनमें अब क्या हुआ है कि 2019 से सारे कोर्सेज हो गए हैं मेडिकल मतलब अगर मेडिकल एनाटॉमी है तो वो मेडिकल एनाटॉमी पहले नहीं था, वो एनाटॉमी था, अब मेडिकल एनाटॉमी हो गया. बायोकेमिस्ट्री अब मेडिकल बायोकेमिस्ट्री हो गई है, फिजियोलॉजी अब मेडिकल फिजियोलॉजी हो गई है, फार्माकोलॉजी अब मेडिकल फार्माकोलॉजी हो गई है. तो ये नाम चेंज हुए हैं, जो 2019 के बेसिस पे क्या हुए हैं, नाम चेंज हुए हैं. और ये फ़ायदेमंद भी है, और इसलिए किया गया है क्योंकि जो बच्चे हैं, वो बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं एनाटॉमी में अगर हैं तो वो एसआरशिप करना चाहते हैं. अगर वो एसआरशिप करना चाहते हैं, सीनियर डेमोन्स्ट्रेटर करना चाहते हैं, तो उनके लिए मेडिकल कॉलेज में एंट्री क्या हो जाती है, बहुत आसान हो जाती है. तो इसके स्कोप यही है कि अगर ये मेडिकल एक स्पेशलाइजेशन की हुई है तो ये मेडिकल कॉलेज में आपको बेनिफिट प्रोवाइड करता है. लेकिन अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं तो ये थोड़ा सा आपको डेट्रीमेंटल हो सकता है. ठीक है, तो सीट्स की बात करेंगे तो जनरली मोस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट में क्या है, 6 सीट है, एक्सेप्ट फॉर बायोटेक्नोलॉजी एंड न्यूक्लियर मेडिसिन. बायोटेक्नोलॉजी में इस साल सीट बढ़ी है, 4 सीट बढ़ी है, और अब क्या हुआ 18 सीट हो गई है. तो टोटल 71 स्टूडेंट्स एमएससी के आते हैं, एक्सक्लूडिंग नर्सिंग के 28 स्टूडेंट्स लेते हैं. वो अलग, क्योंकि यहाँ स्कूल ऑफ नर्सिंग अलग है, तो उनका एग्जाम भी अलग होता है, पैटर्न भी अलग होता है, सब कुछ अलग होता है. जो हम आज मेनली फोकस करेंगे वो किस पे करेंगे? एमएससी के अदर कोर्सेज और प्लस बायोटेक्नोलॉजी. मतलब ये 9 कोर्सेज जो यहाँ पे लिखे गए हैं, 8 के अलावा बायोटेक लगा के 9. तो इन 9 सब्जेक्ट्स के बारे में, 9 डिपार्टमेंट्स के एंट्रेंसेस के बारे में, उनके पैटर्न क्या हैं, और एम्स आपको क्या एमएससी में फैसिलिटी प्रोवाइड करती है. आप अगर एम्स में हो तो हॉस्टल आपको प्रोवाइड करती है नहीं करती है, खाने का क्या सिस्टम है, फूडिंग में कितने खर्च होंगे, ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में देखेंगे. और आपको शुरू से लास्ट तक वीडियो देखनी है, प्लीज़ स्किप मत करना, हर पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है. ये 20 मिनट आपके बिल्कुल मतलब कि समझ लो कि आपके आने वाले एमएससी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बहुत वाइटल होगा. ठीक है, तो बात कर रहा हूँ मैं एमएससी एनाटॉमी से. एमएससी एनाटॉमी, एमएससी फिजियोलॉजी और एमएससी बायोफिजिक्स, बायोकेमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, इन 5 सब्जेक्ट्स के क्या है, 6 सब्जेक्ट, एक रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी एंड क्लिनिकल एम्ब्रियोलॉजी. इनके 6 सीट होते हैं. 6 में से आप देख लो कि क्या है कि इनमें हर डिपार्टमेंट के हर कैटेगरी वाइज सीट्स दिए गए हैं. उन सीट्स में से क्या होते हैं, किसी के हैं, कभी कभी ओबीसी के ज़्यादा हो जाते हैं, कभी जनरल के कम हो जाते हैं. तो ये चलता रहता है. तो ये यहाँ पे ऐसा फिक्स नहीं है कि आप जनरल हो तो आपके ही सीट है. तो ये सीट डिसाइड एम्स ऑटोनोमस बॉडी है, तो एम्स खुद ही डिसाइड करती है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते. कभी कभी ईडब्ल्यूएस की 0 हो जाती है, जनरल की 2 हो जाती है. तो जनरल और ईडब्ल्यूएस ये दोनों सेम ही है, तो इनमें क्या किया है, 2 सीट दे दिया, 2 ओबीसी की दे दी, आप जैसे कि मेडिकल एनाटॉमी में देख सकते हो. तो ये सीट्स उसी हिसाब से है. और आप जब फॉर्म भरोगे बहुत केयरफुल्ली देखना कि अगर आप, ऐसा नहीं कि आप एसटी हो और आपने फिजियोलॉजी में भर दिया तो आप वहाँ पे सीट्स ही नहीं पा रहे. ईडब्ल्यूएस कोटा से आप नहीं ले सकते मेडिकल फार्माकोलॉजी में सीट, तो आपको वहाँ भरने का कोई वो मतलब नहीं रह जाता. इनमें से 4 हमारे प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं. अगर आप इनकी बात करो एमएससी कोर्सेज में, तो 4 प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं जो कि आपको क्या होता है कि आपको सीधा जॉब प्रोवाइड करते हैं. वो जॉब प्रोवाइड नहीं करते, मतलब आप जॉब सीधा ही कर सकते हो. ठीक है,
और प्रोफेशनल कोर्सेज मतलब यही हुआ कि मतलब जहाँ पे कि क्या हो जाए कि आपकी लाइफ थोड़ी सी सिक्योर हो जाती है अगर आप उसके बाद जॉब करना चाहो तो इनमें से एक CTVS है जो परफ्यूजन टेक्नोलॉजी के नाम से कोर्स जानी जाती है, वो है। एक रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी एंड क्लिनिकल एम्ब्रियोलॉजी है, एक न्यूक्लियर मेडिसिन है और एम बायोटेक है। ये 3-4 कोर्सेज जो हैं वो क्या हो जाते हैं कि प्रोफेशनल कोर्सेज में आते हैं। इसके बाद आप क्या कर सकते हो, हॉस्पिटल में या फिर इंडस्ट्री में जॉब कर सकते हो। इसके बाद अब मैं बात करूंगा आपके नर्सिंग के कोर्सेज के बारे में। नर्सिंग की सीट्स यहाँ दी गई हैं। नर्सिंग में भी बस वही है, रिजर्वेशन का चक्कर आप देख लो यहाँ पर कि क्या होता है कि अगर आप SC हो तो आप बहुत सारी डिपार्टमेंट्स में फॉर्म नहीं भर सकते, आप जनरल हो तो जनरल होकर भी आप फॉर्म नहीं भर सकते। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है कि आपका कौन सा एरिया आपके इंटरेस्ट में आता है और उस एरिया ऑफ इंटरेस्ट में क्या है, कैटेगरी वाइज सीट है या नहीं है। इनके अलावे नर्सिंग कोर्सेज में क्या होता है कि एक एडवांटेज मिलता है कि जो इन सर्विस कैंडिडेट हैं अगर वो कहीं पे जॉब कर रहे हैं वो भी फॉर्म भर सकते हैं और उनको कोई हानि नहीं होगी, वो आराम से अपने MSc परसू भी कर सकते हैं साथ साथ में और उसकी जॉब भी नहीं जाएगी। तो ये चीज़ एक एडवांटेज MSc नर्सिंग कोर्सेज में बस है। और बाकी MSc कोर्सेज में क्या होता है कि आपको हर जगह से NOC क्लियर करके रखनी होती है, ठीक है। तो 28 सीट्स हमारी नर्सिंग के होते हैं, उनमें से सारे ब्रांचेज अलग अलग हैं, क्रिटिकल केयर के अलग हैं, साइकेट्री के अलग हैं, पीडियाट्रिक्स के अलग हैं, सारे डिपार्टमेंट्स के अलग अलग और 4-4 सीट टोटल में है। और इनका एलोकेशन आप देख सकते हो कैसे कैसे कैटेगरी वाइज किया गया है और कौन से सीट आप डालने हैं वो आप आराम से देख लो यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद ही डिसाइड करना आपकी कौन से डिपार्टमेंट में हम वो करें। MSc नर्सिंग एंट्रेंसेस एम्स दिल्ली के अलावे और भी जोधपुर हो गए, ऋषिकेश हो गए, भुवनेश्वर हो गए, इनके भी कंबाइंड एग्जाम होते हैं जो कि एम्स न्यू दिल्ली ही कंडक्ट करवाती है। तो ये आप ध्यान में रखना कि जो एम्स की एंट्रेंस है ये इनके लिए कंबाइंड होती है। लेकिन ये MSc कोर्सेज अगर आप देख लो एम्स जोधपुर की अलग होगी। MSc कोर्सेज मैं उससे बात कर रहा हूँ कि एम बायोटेक और बाकी के 8 MSc कोर्सेज इनके एग्जाम क्या होते हैं, इनके एग्जाम हर एम्स के अलग अलग होते हैं। लेकिन नर्सिंग में क्या होता है कि ये MBBS वाला सिस्टम है कि अगर साथ कर दिया तो साथ कर दिया नर्सिंग का, BSc नर्सिंग के साथ होती है तो ये भी साथ में करते हैं, ठीक है। इसके अलावा अब हम बात करें एग्जाम डिटेल की। एग्जाम डिटेल में सबसे पहला पॉइंट जो आता है वो आता है एग्जामिनेशन फीस। एग्जामिनेशन फीस 1500 होती है जनरल, EWS और OBC की, सॉरी जनरल और OBC की, EWS की और बाकी सारी PWD का एग्जाम्प्टेड होता है। और बाकी अगर आप बात करो SC के और ST के तो उनके 1200 होते हैं फीस, ठीक है। इनके अलावे दूसरी चीज़ आती है मोड ऑफ एग्जाम। मोड ऑफ एग्जाम ओनली कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगे, उसके अलावा कोई आपको ऑफलाइन प्रोविज़न नहीं दिया गया है। पहले होती थी 2015 से पहले, लेकिन अब नहीं होता है। तो मोड ऑफ एग्जामिनेशन के बाद कोर्स की फीस की बात करेंगे तो आपको यहाँ कुछ भी ज़्यादा दिमाग में नहीं रखना। एम्स दिल्ली की बात मैं करूँगा तो यहाँ MSc कोर्सेज में बहुत ही कम फीस है, आप 1000 रुपये के करीब में आप आराम से पूरे 2 साल का फीस जाता है आपका ट्यूशन फी। तो यहाँ आपको कोर्स फी की तो बिल्कुल ही बात नहीं करनी है, कोर्स फी आप बिल्कुल माइंड से हटा दो। तो ये एडवांटेज होता है एम्स से MSc करने का कि आपको यहाँ पर क्या होते हैं कि जो कोर्स फी है वो बहुत ही मिनिमम होता है, इतना मिनिमम होता है कि आपके वो 10 दिन के पॉकेट खर्च के बराबर है। और इसके बाद बात आती है हॉस्टल एकोमोडेशन की, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट के लाइफ में कि अगर उसको नहीं मिले हॉस्टल तो वो बहुत उसके लिए हैक्टिक हो जाता है, मतलब अपने आप को सर्वाइव करना, कोर्स में बहुत अच्छे परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं, मन नहीं लगता। तो ये चीज़ आप दिमाग में यहाँ बैठा लो कि अगर आप एम्स आ रहे हो MSc करने के लिए, मैं नर्सिंग की बात नहीं कर रहा और बाकी कोर्सेज की बात कर रहा हूँ, तो अगर आप MSc करने के लिए आ रहे हो तो MSc कोर्सेज में क्या होता है कि आपको एकोमोडेशन नहीं देते हैं वो, और कब देते हैं जब आपके वैकेंट सीट हैं, अगर अवेलेबिलिटी है तो देंगे। लेकिन एम्स कोई ऐसा प्रोविज़न नहीं है, यहाँ पर कोई कंपलसेशन नहीं है यहाँ पर कि अगर आप एम्स में MSc में एडमिशन लेते हो तो आपको वो हॉस्टल देंगे ही देंगे, ये कोई प्रोविज़न नहीं है, ये अकॉर्डिंग टू अवेलेबिलिटी होगी। लेकिन ये प्रोविज़न कहाँ पे होती है, ये प्रोविज़न सिर्फ MBBS स्टूडेंट में होती है, ठीक है। इसके अलावे रिजर्वेशन की बात करूं तो एम्स अपना ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट होने के कारण क्या करता है, ये स्यूडो रिजर्वेशन की पॉलिसी अपनाता है। स्यूडो रिजर्वेशन मतलब कि यहाँ पर अगर आप एग्जाम में अपीयर हो रहे हो तो इसकी कट ऑफ नहीं लगती, कट ऑफ नहीं लगती तो क्या होता है, मेरिट होता है, ठीक है। मेरिट में जो सबसे ऊपर होगा वो पाएगा, जो नीचे होगा वो नहीं पाएगा। SC की अलग मेरिट होगी, SC में जो रैंक सबसे पहले जिसकी है वो आएगा, वो उसके बाद नहीं आएगा। और SC हो, ST हो, OBC हो, EWS हो या कोई भी कोर्स के कोई भी कैटेगरी के हों, उनमें क्या होता है, उनको 58 ऑफ परसेंटाइल मतलब 50 परसेंटाइल मार्क्स स्कोर करने होते हैं, तभी जाके वो लिस्ट में आ पाएगा, वरना मेरिट लिस्ट में उसका नाम नहीं आएगा अगर 50 परसेंटाइल से कम हो। तो ये चीज़ बिल्कुल दिमाग में आप रख लो कि 50 परसेंटाइल से कम है तो आप लिस्ट में नहीं होगे। और अगर आपके हो सकता है 50 परसेंटाइल क्रॉस भी कर गए लेकिन आपका नाम नहीं होगा, कब नहीं होगा, जब
आप मेरिट में जो सबसे कम नंबर पाया है उससे भी कम नंबर आपके होंगे अकॉर्डिंग टू सीट अवेलेबिलिटी डिपार्टमेंट वाइज, ठीक है। तो ये आप दिमाग में बैठा लो। एम्स ऑटोनोमस है या सीरो रिजर्वेशन है, आपने देखा कि जनरल के भी कभी कभी सीट जीरो हो जाते हैं, कभी कभी ओबीसी के भी जीरो हो जाते हैं, कभी एससी के भी जीरो हो जाते हैं। तो ये माइंड नहीं करना, ये सीरो रिजर्वेशन है, एम्स ऑटोनोमस बॉडी है, ये खुद डिसाइड करती है ये चीज़, तो इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। लास्ट सी जाती है रिजल्ट। रिजल्ट मेरिट वाइज लगती है। मार्क्स फर्स्ट काउंसलिंग मार्क्स आपको कब दिखाएंगे, जब आपकी फर्स्ट काउंसलिंग हो जाएगी, टोटल सब कुछ प्रोसेस पूरा हो गया, एडमिशन लेने का डेट आ गया, तब जाके वो अपना मार्क्स डिस्क्लोज करते हैं। मार्क्स आपको पहले नहीं दिखाते, वो मार्क्स आपको बिल्कुल लास्ट में दिखाएंगे। वो आप अपने पोर्टल में जाओगे, अपने लॉगिन आईडी को वो करोगे, लॉगिन करोगे, लॉगिन करने के बाद फिर आपको मार्क्स दिखेगा स्कोर कार्ड करके, वहाँ आप मार्क्स देख सकते हो, लेकिन कोई प्रोविजन नहीं है कि आप पहले देख पाओ। अब दूसरी चीज़ आती है काउंसलिंग में। काउंसलिंग बहुत ही हेक्टिक हो जाता है इसका, इसलिए क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि फर्स्ट काउंसलिंग में बच्चे नहीं आए, तो अगर आपके कोर्स में 5 सीट है तो आप मान लो कि ये 5 गुना 3 गुना ज़्यादा बुलाते हैं, मतलब 5 या 15 स्टूडेंट को बुलाएंगे या 8 गुना ज़्यादा बुलाते हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट बुलाते हैं, उनमें से जो ऊपर के होते हैं उनको लेते हैं। लेकिन आप काउंसलिंग अटेंड करो, काउंसलिंग को मत छोड़ो। अगर आप काउंसलिंग अटेंड करते हो तो वो आपका अटेंडेंस लग गया। बाद में क्या होता है कि ओपन काउंसलिंग होती है। ओपन काउंसलिंग में क्या होता है कि वो ओपन काउंसलिंग का एडवर्टीजमेंट कर दिया। अब जो बच्चा कंसस है, जो बच्चा देख रहा है, पोर्टल विजिट कर रहा है एम्स का, वो क्या होगा, वो ओपन काउंसलिंग में सीधा ही आ सकता है विदाउट एनी प्रायर रैंकिंग वाइज। अगर प्रायर रैंक उसके पहले वाला नहीं आया, ठीक है, और सीधा वो अगर 120 रैंक वाला भी आ गया और अगर वो क्वालिफाई है परसेंटाइल से, तो क्या होगा कि वो एडमिशन ले सकता है। लेकिन वो क्या है कि अगर ओपन काउंसलिंग की लास्ट टाइम तक नहीं आया तो ही ले सकता है, ठीक है। तो ओपन काउंसलिंग की वेट करो, ओपन काउंसलिंग में आओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ओपन काउंसलिंग अटेंड करना। इसके बाद बात करेंगे कट ऑफ की। कट ऑफ डिफाइन नहीं है, हर बार स्टूडेंट के परफॉर्मेंस अलग हो सकते हैं, तो उसी परफॉर्मेंस के हिसाब से मेरिट लिस्ट बनती है। तो कट ऑफ, क्योंकि यहाँ पे 2 सीट होती है, किसी डिपार्टमेंट में 1 सीट है जनरल की, तो वो कट ऑफ बिल्कुल यहाँ पे मत जाओ। कट ऑफ क्या होगा, जो मार्क्स जैसे स्कोर करेंगे बच्चे वैसे बच्चे आएंगे। कट ऑफ यहाँ पे कोई वो नहीं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं मिलते हैं यहाँ पे। कोई कहीं भी आपको कोई अगर बोलता है कि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देता हूँ, तो बिल्कुल विश्वास मत करना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वही जानेगा जो एग्जाम में अपीयर हुआ है। जैसे अगर मैं एग्जाम में अपीयर हुआ हूँ तो मैं जानता हूँ, तो मैं अपने हिसाब से बना रहा हूँ। कुछ बच्चों के रिव्यू लिया तो मैं आपको ये स्लाइड बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये बिल्कुल विश्वास मत करना। इसके बाद बात करेंगे एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग की। नेगेटिव मार्किंग 1/3 होता है, तो यहाँ पे और करेक्ट आंसर के आपको 1 नंबर मिलते हैं। टोटल 90 क्वेश्चंस होते हैं, 90 नंबर का होता है, ठीक है। तो 90 मार्क्स के डिस्ट्रीब्यूशन अभी मैं आपको दिखाऊंगा। और एक थंब रूल होता है, अगर आप कहीं भी कोई एग्जाम दे रहे हो जहाँ 1/3 नेगेटिव मार्किंग हो जाती है, तो वहाँ एक थंब रूल होता है। वो मैंने अपने पीएमटी स्टूडेंट्स को भी बोला है, मतलब नीट वाले एस्पायरेंट्स को भी बोला है, सीएसआर वाले एस्पायरेंट्स को भी बोला है, और मैं आपको भी बताऊंगा कि ये थंब रूल ये है कि अगर आप कोई क्वेश्चन में 98, 99, 100% श्योर हो कि ये आपके आंसर सही हैं, तभी आप उसको टिक करो, और तभी आप इसको श्योरिटी से टिक करो। वरना क्या करो, अगर आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन 50% चांस है कि सही हो जाएंगे, 50% गलत हो जाएंगे, तो बिल्कुल उसको अटेम्प्ट मत करो, क्योंकि ये 1/3 नेगेटिव मार्किंग बहुत डेट्रीमेंटल है। ये एक यॉर्कर बॉल है जो आपको सीधा ही बोल्ड कर सकता है बिना किसी प्रायर नोटिस के। तो समझ गए। तो बात यहाँ ये आती है कि अगर अब क्या करें कि अगर कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसमें डायलेमा में रहते हो आप, डायलेमा मतलब कि कुछ क्वेश्चन है जो आपको लगता है अरे ये हो सकता है, और 75 to 100% आपको 75 से ऊपर लगते हैं कि अरे हाँ ये होना चाहिए। अगर आप 75% कन्फर्म हो तो उसको मार्क एज रिव्यू कर दो। मार्क एज रिव्यू करके और उसको आप टिक करो, मार्क एज रिव्यू प्लस आंसर्ड प्लस मार्क एज रिव्यू। किसको रखना है, जिसमें आप 50-75% से ज़्यादा श्योर हो कि ये आंसर सही हो सकता है। अगर आप 50% से ज़्यादा हो, 75% से कम उसमें वो हो कि श्योर हो कि ये आंसर सही हो सकता है, तो वहाँ पे आप क्या करो, उसको आप टिक मत करो, आंसर मत करो, अनआंसर्ड नोट कर लो आप, अनआंसर्ड मार्क एज रिव्यू रखना है। किसको, जिसमें 50 to 75% प्रोबेबिलिटी आपको लग रही है कि ये सही हो पाएगी। तो ये 4 कैडर होते हैं, 4 कैडर के हिसाब से आप चलो। और ये कैडर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अब लास्ट में जब आपके पास टाइम बचता है, टाइम नहीं भी बचता है, तो बीच में भी अगर आपको लगता है कि आप विजिट कर सकते हो या क्वेश्चन करते करते थक गए, तो आप उस क्वेश्चन पे जाओ जहाँ पे मार्क एज रिव्यू रखा हुआ है, उसको आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अगर तब भी याद आ जाता है तो आप कर दो, नहीं तो ज़्यादा क्वेश्चन करने के लालच में आप गलत मत करना ये, ठीक है। इसके अलावे ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन आपको बता दिया 90 मिनट्स, 1.5 घंटे का होगा। 1.5 घंटे के बाद क्वेश्चन 90 होंगे, मार्क्स टोटल 90 होंगे। तो 90 मार्क्स के 90 क्वेश्चंस होंगे और 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। अब यहाँ पे सिलेबस डिफाइन नहीं है, प्रोस्पेक्टस में नहीं लिखा है। अगर आपको कोई सिलेबस बोलता है कि आपको ये सिलेबस क्लेम करता है, तो बिल्कुल आप मत मानना, प्रोस्पेक्टस में सिलेबस नहीं दिया है। सो क्या करना है आपको, डिपार्टमेंट के, जैसे आप फिजियोलॉजी भर रहे हो तो फिजियोलॉजी पे स्टिक करना है, फिजियोलॉजी की सारी चीज़ें पढ़ डालनी है आपको। इसके अलावे
आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं पा रहे हो तो ये बहुत हेक्टिक हो जाता है। तो आपको उदास होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है और बिल्कुल आपको उदास नहीं होना है। मैं आपको जो बता रहा हूँ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 90 क्वेश्चंस, ये एक रफ आइडिया देगा आपको कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरह से आपको प्रिपेयर होना है, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 90 क्वेश्चन में आपको मैं 90 क्वेश्चन की डिस्ट्रीब्यूशन बताऊंगा और इसमें ये डिपार्टमेंट्स जो हैं इन पे इंप्लीमेंट होती है ये चीज़ें, ठीक है। तो इसमें से आप देख लो, पहला जनरल बायोलॉजी है। जनरल बायोलॉजी में सेल बायो, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी सारे बच्चे पढ़ते हैं, चाहे वो मेडिकल वाले हो चाहे वो नॉन मेडिकल वाले हो, क्योंकि MSc जो है BDS वाले बच्चे भी दे सकते हैं, MBBS वाले बच्चे भी दे सकते हैं। एलिजिबिलिटी इन्होंने ओपन रखा है। तो वो क्या करते हैं, एक जनरल क्वेश्चन पूछते हैं जो सेल बायो हो गया, पैथोलॉजी हो गया, जेनेटिक्स हो गई, मॉल बायो हो गया, इम्यूनोलॉजी हो गए और बाकी आप माइक्रोबायोलॉजी लगा लो। तो इन सारी चीज़ें आप अगर कंबाइन देखो तो इनमें से क्या होता है, आपको 15 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे आउट ऑफ 90, ठीक है। इसके अलावा क्वांटिटेटिव केमिस्ट्री में आपको कभी मोलरिटी के क्वेश्चन आ गए, कभी बायोमोलिक्यूल से क्वेश्चन आ गए, मतलब बायोकेमिस्ट्री बेस्ड क्वेश्चन आपको जो है वो 5 दिखेंगे यहाँ पे एग्जाम में, ठीक है। तो उसके अलावा करंट अफेयर्स में कुछ न्यू डिस्कवरीज, जैसे नोबेल प्राइज विनर्स हो गए या फिर कुछ डिस्कवरी हुई है नहीं तो वो हो गए, या कोई डिजीज़ है वो डिजीज़ के कुछ अलग से मैकेनिज्म आ गए, तो वो सारी डिस्कवरीज के आपको 5 क्वेश्चन मिल जाएंगे करंट अफेयर्स के। कभी आपको क्या पूछा कि वर्ल्ड हेरिटेज डे पूछ दिया, या वर्ल्ड कुछ एनिमल डे पूछ दिया, या फिर ये पूछ लिया कि टर्म फिजियोलॉजी किसने दिया, टर्म होम्योस्टेसिस किसने दिया, अगर फिजियोलॉजी की बात करना। बायोटेक में कभी पूछ लिया कि PCR किसने ढूंढा। तो ये सारी चीज़ें अगर, या कोई PCR छोड़ दो, PCR तो जनरल मतलब अभी आगे दिखाऊंगा मैं, उसमें आएंगे, उस कैडर में आएंगे। PCR को छोड़ के बात करो तो अगर वो कोई भी अलग चीज़ पूछते हैं, उनको कुछ भी ये पूछ सकते हैं। जनरल करंट अफेयर्स में जनरल नॉलेज के क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकते हैं वो। पैथोलॉजी एंड डिजीज बेस्ड में क्या होगा, माइक्रोबायोलॉजी के आपको 5 क्वेश्चन मिल जाएंगे, चाहे आप किसी में भी जाओ। ये क्या होता है कि अगर आप ये एग्जाम दे रहे हो तो यहाँ मेडिकल टर्म, पहले ही बताया आपको मेडिकल टर्म है ये, तो मेडिकल कोर्सेज में क्या होता है कि यहाँ पे अधिकतर चीज़ें क्या होती है, डिजीज से एसोसिएटेड होती है। तो एसोसिएटेड है तो वो डिजीज बेस्ड आपको क्वेश्चन 5 दिख जाएंगे। कभी वो एल्जाइमर के बारे में पूछ लिया, कभी पार्किंसंस के बारे में पूछ लिया, कभी कैंसर के बारे में पूछ लिया। तो ये सारी चीज़ें पैथोलॉजी बेस्ड या हिस्टोलॉजी बेस्ड, या फिर आप बायोप्सी बेस्ड कह लो, या फिर ब्लड सैंपलिंग बेस्ड कह लो, डिजीज से रिलेटेड कह लो कोई, तो ये ऐसे क्वेश्चन आपको 5 मिल जाएंगे। चाहे आप कोई भी एग्जाम इनमें से जो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है उनमें से आप कोई भी एग्जाम में बैठो तो ये आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। इसके अलावा आपको 25 क्वेश्चन मिलते हैं कोर सब्जेक्ट के, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ फिजियोलॉजी भर रहे हो आप, एनाटॉमी भर रहे हो आप, बायोकेमिस्ट्री भर रहे हो, बायोफिजिक्स भर रहे हो, फार्माकोलॉजी भर रहे हो, कहीं से भी भर रहे हो। तो ये जनरल सब्जेक्ट क्या बोल रहा है कि इनमें से 10 आपको डिस्कवरीज बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे। डिस्कवरीज मतलब कि अगर आप फिजियोलॉजी की बात कर रहे हो तो फिजियोलॉजी में पैच क्लैम्प किसने ढूंढा, ऐसे पूछ सकते हैं वो। तो ऐसे आपको जनरल सब्जेक्ट से क्वेश्चन मिल जाएंगे। ये डिस्कवरीज नहीं, डिस्कवरीज के 1-2 क्वेश्चन ही मिलेंगे, लेकिन आपको बाकी सारे क्वेश्चन जैसे कि एक्शन पोटेंशियल हो गया, ये सारी चीज़ें, मतलब कॉन्सेप्ट बेस्ड जितने भी क्वेश्चन हैं, जैसे कि वो हार्डकोर नहीं कह रहा मैं, मतलब वो चीज़ें जो आपको एक बेसिक्स प्रोवाइड करती है फिजियोलॉजी पढ़ने से पहले। फिजियोलॉजी में 8 सिस्टम्स हैं मान के चलो, तो उन 8 सिस्टम्स के पहले वाले जो भी आपको कॉन्सेप्ट होते हैं वो सारे समझने के लिए 8 सिस्टम को। एनाटॉमी की बात करो तो जो भी आपको चीज़ें एनाटॉमी समझने के लिए इम्पोर्टेंट है तो वो आपको चीज़ें जनरल सब्जेक्ट में आती है। जनरल मतलब कि आप कोई भी बुक उठाओगे, स्नेल्स की एनाटॉमी उठाओ, गैनोन की फिजियोलॉजी उठाओ, तो वो आपके 3-4 चैप्टर शुरू के ऐसे होते हैं जो आपको क्या करते हैं, इसी तरफ ओरिएंट करते हैं। वो आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग देते हैं फिजियोलॉजी की। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग फिजियोलॉजी हो गया, एनाटॉमी हो गया, बायोकेमिस्ट्री हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन आपको 10 मिलेंगे। वैल्यूज, ग्राफ्स और डायग्राम जो भी दिए गए हैं आपके, जो भी आप यहाँ पे अब बात आती है रेफरेंस बुक की। रेफरेंस बुक आप कोई भी यूज़ करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ज़्यादा फास्ट बुक पढ़ने की, फास्ट बुक बहुत इंग्लिश हार्ड कोर लिखा हो तो ऐसे आपको पढ़ने की बुक नहीं है ज़रूरत, डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो भी पूछेंगे आपसे ग्रेजुएशन लेवल के पूछेंगे। आप इंडियन ऑथर पढ़ो या कोई भी ऑथर पढ़ो तो ये आपके लिए मैटर नहीं करता। अगर आप फिजियोलॉजी पढ़ रहे हो तो मैं RL बिजलानी पढ़ना प्रेफर करता हूँ, तो आपको बिजलानी बनूंगा। एनाटॉमी में आप स्नेल्स पढ़ सकते हो, बायोकेमिस्ट्री में लेनिंजर पढ़ सकते हो या हार्पर्स भी पढ़ सकते हो। बायोफिजिक्स का कोई अभी वो नहीं है, डिसाइडेड नहीं है, आप कोई भी बुक पढ़ सकते हो उसमें। फार्माकोलॉजी वाले बच्चे भी कोई बुक पढ़ सकते हैं इंडियन ऑथर की, इसमें कोई वेरिएशन नहीं है कि आप कहीं से भी, बस कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। वैल्यूज़, ग्राफ्स, डायग्राम जितने भी दिए गए हैं किसी भी बुक में उनको आपको एकदम मेमोराइज़ करना है, बहुत हार्डकोर मेमोराइज़ करना है और अच्छे नोट्स बनाने हैं। नोट्स को एग्जाम से पहले भी मेमोराइज़ करना है, 3 दिन पहले आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना, उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, रिवाइज करना है। और इसके अलावा टेक्निक्स एंड मेथड्स के क्वेश्चन मिलेंगे आपको। टेक्निक्स मतलब जो भी अगर आप फिजियोलॉजी पढ़ रहे हो या एनाटॉमी पढ़ रहे हो या कुछ भी पढ़ रहे हो तो उससे आपको क्वेश्चंस क्या मिलेंगे, टेक्निक्स से मिलेंगे। अगर फ्लोर आप मान लो एनाटॉमी पढ़ रहे हो तो वहाँ से आपको क्या पूछेंगे, इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन पूछ सकते हैं, या कभी आपको फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बायोटेक दे रहे हो तो आपको फ्लो साइटोमेट्री से क्वेश्चन पूछे। टेक्निक वाइज क्वेश्चन आपको 5 आराम से देखने के लिए एग्जाम में मिल जाती है। और ये ट्रेंड है, ये ऐसा मैं वो 100% नहीं बोल रहा हूँ, ट्रेंड है ये, इसी आप बेसिस पे तैयारी कर सकते हो, ठीक है।
इसके अलावा बेसिक क्वेश्चंस रिलेटेड टू सब्जेक्ट। बेसिक क्वेश्चंस क्या हो गए, जैसे 8 सिस्टम आपको मैंने फिजियोलॉजी के बताए, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, नर्वस सिस्टम, बाकी सारे सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो इन ये मान लो ये 8 अगर सब्जेक्ट हैं तो इनसे आपको एकदम बेसिक्स, वो बिल्कुल हार्डकोर नहीं बोल रहा मैं कि अंदर जाके मैकेनिज्म पूछने लग गए, वो एकदम मतलब एक तरह से पूछ लिया कि मान लो अगर वो पूछ लिया कि बकल कैविटी में अगर कोई जैसे सलाइवा है, ठीक है, सलाइवा का पीएच पूछ लिया, ठीक है, जब और स्टोमक जो है कौन सा मतलब गैस्ट्रिक जूस में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं ऐसा पूछ लिया। एनाटॉमी की बात करूं तो एनाटॉमी में उन्होंने कोई स्मूथ मसल पूछ लिया कहाँ पाई जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो है जनरल क्वेश्चन में आपको फिजियोलॉजी हो या एनाटॉमी हो, बायोकेमिस्ट्री के जनरल क्वेश्चंस आपको 15 मिल जाएंगे, जो कि थोड़े से वो क्या होंगे कि थोड़े से डीप होंगे वो, ठीक है। इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आपको 10 मिलते हैं। 10 कॉन्सेप्ट बेस्ड से मेरा मतलब कहने का ये है कि अगर कोई भी सिस्टम हो, सिस्टम मतलब कि अब अगर आप स्केलेटल सिस्टम पढ़ रहे हो एनाटॉमी में, या फिजियोलॉजी में आप अगर कोई रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे हो, एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ रहे हो, कोई भी सिस्टम पढ़ रहे हो, फार्माकोलॉजी में आप एंटीबायोटिक सिस्टम पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो आप, तो उस सिस्टम के कॉन्सेप्ट से, कॉन्सेप्ट या मैकेनिज्म कह लो आप, उनसे आपके आराम से 10 क्वेश्चन मिल जाएंगे। प्रोसेसेस में से कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर आप फिजियोलॉजी पढ़ रहे हो तो आप प्रोसेसेस में ये देखो, पैच क्लैंप हो गया, जैसे ये एक क्या हो गया, एक प्रोसेस हो गया। अब कार्डियोलॉजी में ईसीजी हो गया, ये एक क्या है, टेस्टिंग है, तो ये एक प्रोसेस हो गया। तो इन सब के मैकेनिज्म आपको क्या करना है, एकदम बिल्कुल अच्छे से मेमोराइज करना है। यहाँ से आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। कॉन्सेप्ट बेस्ड में आपको स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन से आ सकते हैं अगर आप फिजियोलॉजी की बात करो तो। बायोकेमिस्ट्री की बात करो तो ग्लाइकोलेट पाथवे, एचएमपी शंट, कुछ भी पूछ सकते हैं वो। फार्माकोलॉजी की बात करो तो हो सकता है कि वो स्ट्रिप्टोमाइसिन का पूरा ही मैकेनिज्म पूछ लिया, साइक्लोस्पोरिन का पूरा ही मैकेनिज्म पूछ लिया। तो वो मैकेनिज्म से मतलब वो बिल्कुल ये हार्ड कोर होंगे, बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसकी डिफिकल्टी लेवल क्या होगी, 5 में से 3-4 के बीच होगी, ठीक है। इसका एडवांस्ड और अप्लाइड बायोलॉजी में आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो अप्लाइड हैं, जो क्या है कि आपको बिल्कुल उनके वेलफेयर मतलब इंप्लीमेंटेशन, आप फिजियोलॉजी पढ़ रहे हो तो क्या पूछ रहे हो, वो हार्ड कोड होंगे और इसकी डिफिकल्टी लेवल आपको 4 से 5 के बीच होगी। ऐसे आपको 10 क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो आपको अब बात आती है कि कितने क्वेश्चंस करना सेफ होता है एक स्टूडेंट के लिए क्वालिफाई करने के लिए। तो ये एकदम रफ वो है कि आपको कोई स्ट्रांगली फर्मली नहीं कह सकता कि आप इतने ही क्वेश्चन करो तो आपको हो जाएंगे। कभी कभी क्या होता है 70 तो मिनिमम क्वेश्चन करने ही चाहिए। सिंपल सी बात ये है कि अगर आप 70 कर रहे हो तो आप सेफ जोन में हो। 70 to 75 क्वेश्चन आउट ऑफ 90 आपको करने पड़ेंगे, क्योंकि 2 सीट होती है बच्चों और 1 सीट होती है मान चलो ओबीसी में, तो ये थोड़ा हेक्टिक हो जाता है। कभी कभी क्या होता है कि 4 बच्चों के 75.33 आ गए, लेकिन 4 में से 2 का ही नाम दिया, तो ये सब कुछ ऐसा भी होता है। तो ये बिल्कुल एक किस्मती हो जाता है। अगर 2 सीट जनरल की है, 4 बच्चे 75.33 ला रहे हैं, तो उनमें से 2 कैसे लेंगे, तो एज वाइज सेलेक्ट कर लिया, जिसके ये ज़्यादा है उसको ले लिया। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती है इस एग्ज़ाम में। और पैनिक नहीं होना, बस वो 3 घंटा, वो 2.5-1.5 घंटे जो आप एग्ज़ाम में बैठोगे वो बिल्कुल आपके अच्छे होने चाहिए, माइंड फ्रेश होने चाहिए, तभी आपके क्वेश्चन बनेंगे वहाँ पे। तो बच्चों ऑल द बेस्ट, और प्लीज़ आप इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और मैं आप